we are again back with a new topic on the law of torts. Today's topic is tortious liability and mental elements. A tortious liability arises when an individual or a person causes any injury to any other person's property, reputation, his life, etc. यानी टॉर्शियस लायबिलिटी वहां उत्पन्न होती है जहां कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की इंजरी पहुंचाता है किसी व्यक्ति के बॉडी को या फिर उसकी प्रॉपर्टी को या उसकी रेपुटेशन यानी ख्याति को या उसके जीवन को एटसेट्रा. It is civil in nature and the intention due to which such an injury was caused may or may not be necessary. यानी ये एक सिविल नेचर की इंजरी होती है और साथ ही में यहां पर इंटेंशन अपने आप में आवश्यक नहीं होता. यानी इंटेंशन आपका हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है. दैट इज इट डजंट मैटर इफ इट वाज कॉज्ड इंटेंशनली और बाय एक्सीडेंट इन मोस्ट ऑफ द केसेस इन द लॉ ऑफ टॉर्ट्स. यानी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स यहां पर इंटेंशनल हो रहा है एक्ट की एक्सीडेंटल हो रहा है यानी आशय से हो रहा है या दुर्घटनापूर्ण हो रहा है ये मायने नहीं रखता. लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग इज टू फिगर आउट द मेंटल एलिमेंट इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द टॉर्शियस लायबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल. यानी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको ये फिगर आउट करना होगा कि सामने वाले व्यक्ति का मेंटल एलिमेंट क्या था उस टॉर्शियस एक्ट के दौरान. यानी उस इंडिविजुअल की टॉर्शियस लायबिलिटी निर्धारित करने के लिए आपको यह जानना होगा कि उस व्यक्ति का मेंटल एलिमेंट उस वक्त क्या था. एंड ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंशन टॉर्ट कैन बी आइदर इंटेंशनल टॉर्ट और अनइंटेंशनल टॉर्ट. इसीलिए इसके बेसिस पर अगर देखा जाए इंटेंशन के तो टॉर्ट जो है वो इंटेंशनल टॉर्ट भी हो सकता है और अनइंटेंशनल टॉर्ट भी हो सकता है. यानी आशीत भी हो सकता है और गैर आशीत या अनाशीत भी हो सकता है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटेंशनल टॉर्ट की यानी कि आशयपूर्ण अगर आप कोई टॉर्ट करते हो तो आशय से. तो कह रहा है इंटेंशनल टॉर्ट इज वन इन विच द टॉर्ट इज कमिटेड विद फुल नॉलेज ऑफ द आउटकम ऑफ द एक्ट along with the mental intention to cause such a tort. यानी इंटेंशनल टॉर्ट वह है जिसमें आप उस टॉर्ट को कमिट करते वक्त आपके दिमाग में पूरा नॉलेज यानी कि पूरे ज्ञान के साथ आपने उस एक्ट को किया है उस टॉर्ट को किया है और आपको यह पता है कि इसका आउटकम यानी इसका रिजल्ट क्या निकल सकता है. साथ ही में मेंटल इंटेंशन यानी कि मानसिक रूप से आपका आशय भी यहां मौजूद है जिसे हम मेलाफाइड इंटेंशन कहते हैं यानी कि हैविंग बैड इंटेंशन. मेलाफाइड इंटेंशन को हम हैविंग बैड इंटेंशन कहते हैं. तो यहां पर आपका मेलाफाइड इंटेंशन जो था वो था इसीलिए इंटेंशनल टॉर्ट में मेलाफाइड इंटेंशन यानी कि दोषपूर्ण दिमाग यानी दोषपूर्ण आशय होना आवश्यक होता है. अब इंटेंशनल टॉर्ट के हम कुछ एग्जांपल अगर समझना चाहें तो फर्स्ट वन इज बैटरी. अब बैटरी होता क्या है तो बैटरी का जो मतलब है वो सिमिलर होता है किसी व्यक्ति के प्रति क्रिमिनल फोर्स यूज करने के. जैसे कि अगर आप किसी व्यक्ति को पर्पसली जानबूझकर टच करते हो या किसी प्रकार का उसके प्रति फोर्स अप्लाई करते हो किसी पर्सन के ऊपर या फिर कोई चीज ऐसी है उस पर्सन से रिलेटेड जिसके ऊपर आप ऐसा कोई फोर्स यूज कर रहे हो उस व्यक्ति के कंसेंट के बिना उस व्यक्ति को हार्म पहुंचाने के लिए तो यह माना जाता है कि आप उसके विरुद्ध बैटरी का इस्तेमाल कर रहे हैं बैटरी नाम का टॉर्ट कमिट कर रहे हैं. इसे क्रिमिनल फोर्स इन आईपीसी जो बताया गया है उससे सिमिलर यानी कि सेम ही माना जाता है. बस यहां पर आप सिविल सूट फाइल करते हो और वहां आप क्रिमिनल केस फाइल करते हो. अंतर केवल इतना ही है. अदरवाइज अगर देखा जाए तो बैटरी इज सिमिलर टू क्रिमिनल फोर्स यानी कि आपराधिक बल से संबंधित है. दूसरा असॉल्ट हो जाता है इंटेंशनल टॉर्ट का एग्जांपल. असॉल्ट का मतलब हमला होता है यानी आप अपने किसी भी जेस्चर से किसी भी अपने भाव भंगिमा से सामने वाले के मन में ये एप्रीहेंशन यानी डर उत्पन्न कर रहे हो कि आप उसके प्रति क्रिमिनल फोर्स यानी कि किसी प्रकार का आपराधिक बल या बैटरी जो भी है आप उसे यूज करना चाहते हो या करने वाले हो. इस तरीके का एप्रीहेंशन यानी डर सामने वाले के मन में उत्पन्न करना असॉल्ट कहलाता है यानी हमला. तीसरा फॉल्स इंप्रिजनमेंट. फॉल्स इंप्रिजनमेंट का अर्थ होता है कि आप किसी व्यक्ति को मिथ्या रूप से यानी वह व्यक्ति इंप्रिजनमेंट भोगने के लिए कारावास भोगने के लिए लायबल नहीं था उसके बावजूद भी आप उसे जबरदस्ती या फिर किसी भी गलत तरीके से उसे कारावास उसे भोगने के लिए मजबूर कर रहे हैं या फिर करवा दिया गया है आपके द्वारा तो उसे फॉल्स इंप्रिजनमेंट कहा जाता है. एंड द फोर्थ वन इज ट्रेसपास टू लैंड एक्सेट्रा. 4 एग्जांपल हमने यहां लिए हैं बाकी और भी एग्जांपल्स होते हैं बट हमने यहां पर 4 एग्जांपल्स का जिक्र किया हुआ है. तो फोर्थ पॉइंट है ट्रेसपास टू लैंड यानी अगर आप किसी भी व्यक्ति के जमीन पर या किसी व्यक्ति के परिसर में प्रेमाइसेस पर अगर आप ट्रेसपास करते हैं यानी अतिचार करते हैं घुस जाते हैं उसके आप अगर प्रीमाइसेस पे तो ये भी एक प्रकार का इंटेंशनल टॉर्ट कहलाएगा. अब यहां पर हम आ जाते हैं सेकंड टॉर्ट जिसको हम अनइंटेंशनल टॉर्ट कहते हैं.
Unintentional torts are caused usually by accident or by mistake by the defendant to the plaintiff without any malified intention towards doing such an act. अनइंटेंशनल टॉर्ट यानी कि बिना आशय के जो टॉर्ट होते हैं वो एक्सीडेंट के द्वारा या किसी प्रकार के मिस्टेक के द्वारा, डिफेंडेंट से जो मिस्टेक हो जाती है या किसी प्रकार का दुर्घटना या एक्सीडेंट हो जाता है उसके जरिए ये कमिट हो जाते हैं। प्लेंटिफ के प्रति बिना मेलाफाइड इंटेंशन यानी कि बिना रॉन्गफुल या फिर गलत इंटेंशन के अगर एक्सीडेंट के माध्यम से या मिस्टेक के माध्यम से किसी भी प्रकार का हार्म किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसे हम अनइंटेंशनल टॉर्ट की कैटेगरी में लेते हैं। दीज आर यूजुअली कमिटेड ऑन द ब्रीच ऑफ ड्यूटी ऑफ केयर which a reasonable human being would have committed under normal circumstances। यानी ये जो टॉर्ट हैं ये बेसिकली यानी यूजुअली कमिट किए जाते हैं ऐसे एक्ट्स के द्वारा जो कि रीजनेबल केयर रखते हुए नहीं किए गए हैं। मतलब अगर आप आवश्यक सतर्कता नहीं बरत रहे हैं या फिर आवश्यक केयर नहीं बरत रहे हैं किसी कार्य को करने के दौरान अपनी ड्यूटी को ब्रीच कर रहे हैं तो ऐसे एक्ट से ये जनरली इस तरीके के टॉर्ट उत्पन्न होते हैं। नेग्लिजेंस इज ए ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ टॉर्ट, यानी लापरवाही जिसे आप कहते हो या नेग्लिजेंस जिसे आप कहते हो वो इसका एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल हो सकता है। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ नेग्लिजेंस एज ए सिविल रॉन्ग कैन बी द नेग्लिजेंस टॉर्ट केसेस ऑफ स्लिप एंड फॉल which can occur when the owner of a premises fails to take reasonable care to the floor of his property, thus leaving water on the floor carelessly, which in turn results in harming the individuals whoever enters his premises। It means यहाँ पर अगर negligence के एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा और कॉमन एग्जाम्पल देखने को मिलता है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी प्रीमाइसेस यानी किसी प्रॉपर्टी का मालिक है और वह अपने फ्लोर में प्रॉपर रीजनेबल केयर नहीं रखता और अपने फ्लोर में टाइल्स लगी हुई है वहां पर पानी गिरा हुआ छोड़ देता है तो उसके प्रेमाइसेस में जो भी एंटर कर रहा है साबुन पानी बाई चांस मान लीजिए वहां गिरा हुआ है तो वह व्यक्ति जो उसके प्रेमाइसेस में एंटर करेगा वो फिसलकर गिरेगा और उसे किसी प्रकार की चोट लग जाती है तो ये नेग्लिजेंट एक्ट के तौर पर आएगा और यहां पर ये नेग्लिजेंस नाम का सिविल टॉर्ट माना जाएगा। सिविल रॉन्ग कहोगे, टॉर्ट तो अपने आप में ही सिविल होता है तो ये एक अनइंटेंशनल टॉर्ट का एग्जांपल हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं रेलेवेंस ऑफ इंटेंशन एंड मोटिव की, यानी इंटेंशन और मोटिव, आशय और मोटिव का यहां पर क्या सुसंगतता है, क्या रेलेवेंस है। जनरली द मोटिव इज अ स्टेट ऑफ माइंड विथ इंटेंट और अ पर्पस इन द माइंड ऑफ एन इंडिविजुअल व्हाइल बीइंग इन द कमीशन ऑफ एन एक्ट। मोटिव जो होता है वो किसी व्यक्ति के मनोस्थिति की बात कर रहा है, किसी मन के स्थिति की बात कर रहा है किसी व्यक्ति के, जिससे कि उस व्यक्ति का इंटेंट होता है या उसके माइंड में वो पर्पस होता है, मतलब उसका उद्देश्य होता है कि वो क्या करना चाहता है अपने कार्यों के द्वारा या फिर उसको कार्य के करने के दौरान, अपने कार्य के करने के दौरान उसके मन में जो भी मनोस्थिति होती है वो मोटिव के तौर पर कहलाती है। व्हाइल ऑन वन हैंड द मोटिव इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट फॉर विच एन एक्ट इज डन। अब यहां पर हम थोड़ा सा अंतर समझने की कोशिश करेंगे जिसमें जनरली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मोटिव एंड इंटेंशन का अर्थ क्या है? इंटेंशन मतलब आशय, मोटिव मतलब अगर देखा जाए तो एक अल्टीमेट ऑब्जेक्ट आपका, मतलब अगर आप किसी भी कार्य को करते हैं तो अपने मन में एक प्लान बनाकर रखते हैं कि भाई अंत में हमको ये परिणाम हासिल करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सिविल जज बनना चाहते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपके मन में यह बात आती है कि मुझे अंततः यह बनना है असिस्टेंट प्रोफेसर या सिविल जज, ये आपका मोटिव हो गया और इसके लिए आप जो कार्य कर रहे हैं, जिस इंटेंशन से कार्य कर रहे हैं वो आपका इंटेंशन हो गया। नॉर्मल सी चीज है। तो जो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट होगा आपका, जो अंत में आपको पाना है, वो आपका मोटिव होता है। और जो इमीडिएट पर्पस होता है यानी तुरंत आपको जो कार्य करना है, फॉर एग्जांपल मुझे प्रोफेसर बनने के लिए पढ़ना है तो पढ़ना मेरा इंटेंशन हो गया, ठीक है, किस तरीके से मैं पढ़ूंगा मेरा इंटेंशन हो गया, बट जो मुझे चाहिए वो मेरा मोटिव हो गया। तो यहां पर यही कह रहा है कि वेल ऑन वन हैंड द मोटिव इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट, मोटिव जो है वो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है किसी कार्य को करने का, लेकिन इंटेंशन जो है वो इमीडिएट पर्पस ऑफ द एक्ट कहलाता है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि वेदर दिस मेंटल एलिमेंट्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ टॉर्शियस लायबिलिटी और नॉट, कि क्या ये मेंटल एलिमेंट्स एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं टॉर्शियस लायबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए। तो हमको अब ये समझना है। तो कह रहा है कि इन क्रिमिनल लॉ द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एलिमेंट्स प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल, यानी अगर क्रिमिनल लॉ की बात करें तो यहां पर मेंटल एलिमेंट जो है वो एक सिग्निफिकेंट यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी व्यक्ति की क्रिमिनल लायबिलिटी को निर्धारित करने के लिए। परंतु जिसे हम मेंस रिया के नाम से जानते हैं, आप सभी को ये वर्ड बहुत अच्छी तरह पता होगा। मेंस रिया मतलब गिल्टी माइंड होता है, यानी आपके मन में आप गिल्टी थे या नहीं थे, आपने जानबूझकर यह कार्य किया या नहीं किया। अगर आपने गुड फेथ में किया तो आपको डिफेंस मिल जाता है, आपने क्राइम नहीं किया। परंतु यहां पर मेंस रिया की बात क्रिमिनल लॉ में करते हैं। लेकिन
अगर हम बात करते हैं लॉ ऑफ टॉट की, तो मेंटल एलिमेंट डज नॉट यूजुअली प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल, यानी यहां मेंटल एलिमेंट बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करता, क्योंकि कुछ टॉट ऐसे भी हैं जो कि बिना किसी इंटेंशन के किए जाते हैं, ठीक है, बिना किसी इंटेंशन के किए जाते हैं, और द पर्सन हु स्टिल एंड्स अप कमिटिंग दिस ऑफेंसेस स्टिल एंड अप बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर देम। और साथ ही साथ में ये भी कह रहा है कि भले ही आप उसके इंटेंशन न रखते हो वो कार्य करने का, वो टॉट करने का, पर उसके बावजूद भी आपको जिम्मेदार तो ठहराया जा सकता है। इसीलिए यहां पर मेंटल एलिमेंट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट रोल नहीं माना जाता है। जैसा कि हम नेग्लिजेंस के केस में देख ही सकते हैं कि आपके मन में मेंटल एलिमेंट मौजूद नहीं था, आपके दिमागी दशा या फिर दिमागी रूप से अगर देखा जाए तो आपका आशय वैसा कार्य करने का नहीं था, परंतु आपने रेशलेसनेस में, नेग्लिजेंस में या नेग्लिजेंट एक्ट करते करते सामने वाले व्यक्ति को किसी प्रकार की क्षति पहुंचा दी। तो ऐसे कंडीशन में आप फिर भी लायबल कहलाओगे। क्यों? क्योंकि आपने यहां नेग्लिजेंस किया जो कि आपको नहीं करना था। ड्यूटी टू टेक केयर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अब हम बात करते हैं सिचुएशंस ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स इन इंडिया। अब इंडिया में लॉ ऑफ टॉर्ट्स की क्या सिचुएशंस है वो भी हमको समझनी होगी। तो यहां हम कुछ पॉइंट्स ऐसे समझेंगे। द फर्स्ट वन इज इन इंडिया the concept of law of tort has been there since even before it gained its independence from the Britishers। यानी ब्रिटिशर्स से इंडिपेंडेंस पाने के पहले से हम लॉ ऑफ टॉर्ट को इंडिया में पढ़ते आ रहे हैं। एक संस्कृत वर्ड था जिम्हा, जो कि हिंदू लॉ में यूज किया जाता है, जिसे हम टॉर्शियस या फिर फ्रॉडुलेंट, टॉर्शियस ऑफ या फिर फ्रॉडुलेंट कंडक्ट कहते हैं। मतलब जिम्हा नाम का जो शब्द है संस्कृत में वो टॉर्ट के लिए यूज होता है बेसिकली। ये मतलब हम एक एंशिएंट हिंदू लॉ की बात कर रहे हैं। उसके बाद इस फ्रॉडुलेंट कंडक्ट या टॉर्शियस का मतलब होता है क्रूप्ड, यानी किसी व्यक्ति को किसी तरीके से ठग लिया जाना है, किसी के साथ गलत काम कर देना, उसे कहते हैं। उसी तरीके से हिंदू एंड मुस्लिम लॉज हैड कंपेंसेशन एश्योर्ड फॉर सर्टेन टॉर्शियस एक्ट। हिंदू और मुस्लिम लॉ में किसी भी टॉर्शियस एक्ट के लिए कई सारे टॉर्शियस एक्ट को डिफाइन किया गया और उनके लिए कंपेंसेशन का प्रावधान भी रखा गया। और अगर आज की भी बात करते हैं तो मॉडर्न इंडिया में भी लॉ ऑफ टॉर्ट जो है वो इंग्लिश लॉ से बेसिकली आया है अपना ओरिजिन लेकर, जो कि कॉमन लॉ ऑफ इंग्लैंड को फॉलो करता है। ऑल्दो in the Indian courts, before any English law is applied, it is first overlooked whether if it will be applicable in Indian society's point of view or not। लेकिन इंडिया के कोर्ट की बात करें तो इंग्लिश लॉ को अप्लाई करने से पहले सबसे पहले यह देखा जाता है कि ये इंडियन सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से नजर आ रही है ये प्रॉब्लम। इसीलिए लॉ ऑफ टॉर्ट को हम अनकोडिफाइड अब तक रखते हैं। आज तक इसे कोडिफाई नहीं किया गया और इसे एक अनकोडिफाइड लॉ के रूप में रखा जाता है इंडिया में। लेकिन ये किस पर बेस्ड है? कॉमन लॉ ऑफ इंग्लैंड पर बेस्ड है। अब लॉ ऑफ टॉर्ट जो है वो अंडर डेवलप्ड है इंडिया में, क्योंकि ज्यादातर पीपल इसके बारे में जानकारी नहीं रखते, क्योंकि अनअवेयरनेस है इसके बारे में बहुत लोगों के प्रति। क्यों? क्योंकि ये कोडिफाइड नहीं है तो लोगों को ज्यादातर इसकी जानकारी नहीं होती है। अनदर थिंग इज द फैक्ट दैट नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड अ लॉयर। और दूसरी चीज ये है कि ज्यादातर लोग जो हैं वो लॉयर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और कोर्ट वर्क का जो प्रोसेस है वो बढ़ जाता है और ज्यादा पैसा लगता है, इसलिए भी लोग जो है इसकी जानकारी नहीं ले पाते हैं, उन्हें अवेयरनेस नहीं मिल पाती, इसलिए भी लोग टॉर्ट को अंडर डेवलप्ड कहते हैं इंडिया में। और एक पॉइंट और देखा जाए तो स्टिल द लॉ of torts play a significant role in the Indian courts as there are many frequent cases of defamation, negligence, etc. अभी अगर हाल की बात करें तो सिग्निफिकेंट रोल लॉ ऑफ टॉर्ट प्ले तो करता है, क्योंकि कई सारी चीजें, कई सारे केसेस हम इसके देखने के हमें मिलते हैं, जैसे कि डिफेमेशन की हम बात कर लें, मानहानि, उसी तरीके से नेग्लिजेंस की बात कर लें, एटसेट्रा। आशा है आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो से संबंधित अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हैं। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।